केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। सबसे पहले आपको बता दूं कि पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन से चैप्टर की आज क्लास लगने वाली है। चौकीदार चोर, राफेल घपला के बाद वोट चोरी भी सुप्रीम कोर्ट में चारों खाने चित। राहुल अब क्या करेंगे? एसआईआर पर विपक्ष के सारे नैरेटिव फेल। प्रोपेगेंडा गैंग अब आए बाएं बोलकर निकल क्यों रहा है? एसआईआर केस में फैसले के बाद अब राहुल की नागरिकता वाले केस पर सबकी नजर टिकी है। कोर्ट में क्या होने वाला है? एक एक घुसपैठिया को देश से कैसे निकाला जाएगा? मोदी शाह का ऑर्डर निचले स्तर तक पहुंचा। पाठशाला में स्पेशल चैप्टर। बांग्लादेश बॉर्डर पर तू चल मैं आया वाला सीन, दो रिपोर्टर की आंख खोलने वाली ग्राउंड रिपोर्ट। पहले नीट, अब सीबीएसई भी फेल हो गया। देश के सामने इस परीक्षा संकट का स्थायी हल क्यों नहीं? सीबीएसई की कॉपी में स्कैनिंग से लेकर बीच का पेज तक गायब हो गया। यह किसने किया? छात्रों को जवाब कौन देगा? मॉनसून रास्ते में अटक गया, बारिश भी देरी से, तो गर्मी में आगे क्या होने वाला है? पंखा, कूलर, एसी सब फेल। पेरिस, लंदन में यूपी के बांदा टाइप हीट वेव, ट्रेन में सांस लेना दुर्भर और रिकॉर्ड तोड़ मौत से हाहाकार क्यों मचा है? और अंत में सोचा है कभी, जिसमें आपको बताऊंगा मंदिर के ऊपर गुंबद ही क्यों होता है, मंदिर की छत समतल या सपाट क्यों नहीं होती है। दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला में पहला चैप्टर, जिसमें आपको बताऊंगा चौकीदार चोर, राफेल घपला के बाद वोट चोरी भी सुप्रीम कोर्ट में चारों खाने चित। राहुल अब क्या करने वाले हैं? एसआईआर पर सारे नैरेटिव फेल। प्रोपेगेंडा गैंग अब आए बाएं बोलकर निकल क्यों रहा है? एसआईआर केस में फैसले के बाद अब राहुल की नागरिकता वाले केस पर सबकी नजर टिकी हुई है। कोर्ट में क्या होने वाला है? एक बात तो आज साफ हो गई बॉस कि राहुल गांधी का टाइम अभी भी ठीक नहीं चल रहा है और उनकी पार्टी का भी साथ में टाइम ठीक नहीं चल रहा है। साथ में उनके सभी सहयोगी दलों के जमावड़े वाले इंडी गठबंधन का भी वक्त ठीक नहीं चल रहा है। और जब टाइम खराब होता है ना बॉस, तो सब कुछ खराब ही चल रहा होता है, कुछ भी अच्छा नहीं होता है, सब उल्टा चल रहा होता है। अब देखिए, अगर खराब वक्त में कोई चाल ही उल्टी चले, उल्टा ही सोचे और उल्टा ही समझे, उल्टा ही करे, उसके साथ कुछ भी सीधा नहीं हो सकता और यह संभव भी नहीं है। एसआईआर केस में आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद एक बात तो साबित हो गई कि राहुल गांधी एंड कंपनी मोदी सरकार और चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था को बदनाम करने के लिए जो एजेंडा चला रही थी, वो एजेंडा धुआं धुआं हो गया बॉस। आज एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मोदी विरोधियों के चेहरे देखने लायक थे। इंडी गठबंधन के नेता आज एसआईआर के सवाल पर नजर मिलाकर बात तक नहीं कर पा रहे थे, आए बाएं कुछ भी बोल रहे थे। मतलब उनके पास जवाब ही नहीं था कि एसआईआर पर बोले तो क्या बोलें, जवाब दे तो क्या जवाब दे। कि इतने दिनों से, इतने महीनों से देश में जो पूरा बवाल काट रखा था हमने, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब जवाब दे दिया है, तो क्या बोलेंगे? समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इंडी गठबंधन ने एसआईआर को लेकर जो नैरेटिव, जो एजेंडा और प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश की थी, उसकी बंगाल और बिहार की जनता ने पहले ही हवा निकाल दी। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईआर के खिलाफ विपक्ष के दुष्प्रचार की धज्जियां उड़ा दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या क्या कहा आज आपको बताऊंगा। लेकिन आप देखिए कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से लेकर नीट पेपर लीक, सीबीएसई रिजल्ट और पीएम मोदी के मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट करने तक हर मुद्दे पर जो राहुल गांधी सुपर एक्टिव थे, सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ पोस्ट कर रहे थे, रील बनाए नहीं, उनको टाइम मिल रहा था कि तुरंत एक के बाद एक रील उनकी तरफ से जारी किया जा रहा था, बयानबाजी कर रहे थे वो राहुल गांधी। आज एसआईआर के फैसला आने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, घंटों बाद एक शब्द तक नहीं बोल पाए, एक शब्द लिख नहीं पाए। समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे रिएक्ट करें, क्योंकि आपने तो वोट चोर के नारे सुने ही थे, जो इन्हीं पार्टियों के द्वारा, इन्हीं नेताओं के द्वारा लगवाए जा रहे थे। और राहुल गांधी तो हर मंच से कह रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई सुन लीजिए ध्यान से, इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। लेकिन क्या कहा है आज सुप्रीम कोर्ट ने, वो डिटेल में आगे आपको बताने वाला हूं। सुप्रीम कोर्ट का यह जो फैसला है मोदी विरोधियों के लिए कोई चुनाव हारने से कम नहीं है बॉस, क्योंकि विपक्षी खेमे में ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंस तभी देखने को मिलता है जब वो चुनाव हार जाते हैं। आज वही सन्नाटा, वही चुप्पी और वही माहौल दिखाई दे रहा है विपक्षी खेमे में।
एसआईआर के फैसले पर आज विपक्ष के कौन से नेता ने क्या कहा है, आगे आपको बताने वाला हूं। और यह भी बताऊंगा कि एसआईआर के झटके के बाद राहुल गांधी को उनकी नागरिकता वाले केस में कौन सा झटका लग सकता है। लेकिन पहले एक ट्रेलर। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सही है। डायरेक्टली मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी जॉइंटली पार्टनरशिप बना के कर रहे हैं और इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है, भारत माता का नुकसान हो रहा है। अतः सर्वोच्च न्यायालय ने इसको संविधान सम्मत माना है और चुनाव आयोग के अधिकार के अंतर्गत माना है। असली खबर यह है कि अब बीजेपी इस देश में तय करेगी कि कौन वोट कर सकता है, कौन वोट नहीं कर सकता है। आपकी नाकामियों के ऊपर पड़ने वाला पर्दा जगह जगह से फट गया। बॉस, राहुल एंड कंपनी के लिए पहला मौका भी नहीं है और ना ही पहला झटका है। राहुल के सारे मोदी विरोधी एजेंडे कैसे फेल हुए, सब आज आपको बताने वाला हूं। नोटबंदी को सबसे पहले बड़ा घोटाला बताया गया। आपको याद होगा नवंबर 2016 के बाद से कैसे इस पूरे नैरेटिव को देश भर में फैलाया गया। राफेल घोटाला 2017 के गुजरात चुनाव के दौरान इसे शुरू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 और 2019 में सरकार को क्लीन चिट दे दी इसके मामले। चौकीदार चोर है, दिसंबर 2018 में राफेल मुद्दे पर किस तरीके से देश भर में माहौल बनाया गया और अप्रैल 2019 चुनाव प्रचार में यह तो पीक पर था। नतीजा फिर यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को चेतावनी दी और माफी मांगनी पड़ गई राहुल गांधी को। बॉस, 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई। इसके बाद वोट चोरी 2024-26 में तेजी से इस मुद्दे को उठाया गया, इस नैरेटिव को सेट किया गया। लेकिन अगस्त 2025 कर्नाटक के महादेवपुर में वोट चोरी का डेटा दिखाया गया। हरियाणा, महाराष्ट्र चुनाव में भी आरोप ये लगाए गए। दिसंबर 2025 में बड़े रैलियों में वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए। एसआईआर को वोट चोरी का नया टूल बना लिया गया। 2025 के आखिर में राहुल का हमला नवंबर-दिसंबर 2025 से ऐसा लगा कि एकदम पीक पर है। ऐसा लगा कि इसके जरिए अब राहुल गांधी सारे चुनाव जीतने वाले हैं और ऐसा लगा कि वो लोगों के मन में यह बात बिठा देंगे कि एसआईआर के जरिए वोट चोरी हो रही है। लेकिन नतीजा क्या हुआ? आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर के ऊपर फैसला आ गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सही है। एसआईआर कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम है और एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन ने कराया है वो बिल्कुल ठीक कराया है। वो संविधान के अनुकूल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुकूल है, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है उसके अनुकूल है। जो एसआईआर के बारे में बहुत सारे अपवाद बताए गए थे, एसआईआर की बहुत सारी कमियां बताई गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन कमियों को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर तरीके से पूरा एसआईआर किया है। किन किन मुद्दों पर विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा? विपक्ष के 10 नैरेटिव धुआं धुआं हो गए। आपको एक एक करके बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला नैरेटिव, राफेल घोटाला। राफेल घोटाले को लेकर आपको याद है कि कैसे विपक्ष ने हल्ला काट दिया था और आज देखिए एक एक नैरेटिव, एक एक जो हल्ला काटा गया विपक्ष की तरफ से, सब कैसे धराशायी हो गया, औंधे मुंह गिर गया गुरु। मोदी विरोधी गैंग का पहला नैरेटिव राफेल घोटाला था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है इस पर? सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार को क्लीन चिट दे दी गई। दूसरा नैरेटिव चौकीदार चोर का। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर जब आया तो राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में माफी तक मांगनी पड़ गई। तीसरा नैरेटिव मोदी सरनेम को लेकर, इस पर राहुल गांधी के खिलाफ केस हुआ और कोर्ट का जो फैसला आया उसमें राहुल गांधी दोषी ठहरा दिए गए। राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी गई। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई थी उन दिनों, आपको याद होगा। चौथा नैरेटिव ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने को लेकर विपक्ष की तरफ से गढ़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर फैसला देते हुए 14 पार्टियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या लेकर आ गए हो, ये सब कोई बात है क्या? जिसकी सरकार होगी, एजेंसियां सरकार को
बताएंगी कि हम जा रहे हैं आज फलाना चीज करने के लिए, और सरकार को लगेगा कि कोई गलत कर रहा है तो सरकार उसको बोलेगी नहीं, जाओ जरा देखो कोई चोरी कर रहा है। तो एजेंसी के हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई हम सुनेंगे ही नहीं, राजनेता आम नागरिकों से बढ़कर नहीं है, यह तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा। पांचवा नैरेटिव, नोटबंदी की वैधता को लेकर सेट करने की कोशिश की गई और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर यह आया कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले को संवैधानिक माना। छठा नैरेटिव, ईवीएम और वीवीपैट पर, इस पर खूब चुनौती दी गई। आपको याद होगा, याद है ना कि कुछ दिनों तक राहुल गांधी, विपक्षी पार्टी, सारे नेता लगे हुए थे, ईवीएम वीवीपैट का मैच नहीं हो रहा। और इस पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सोचिए कि कहां कहां पहुंच जाते हैं ये लोग। सोचते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में हर मामले को नैरेटिव सेट करते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। लेकिन क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में इनके कौन कौन से नैरेटिव और मुद्दे औंधे मुंह गिर गए, वो आज आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। विपक्ष की 100% वीवीपैट की मांग खारिज कर दी। सातवां नैरेटिव, सीए कानून को चुनौती देना। कोर्ट ने पहले स्टेट देने से इनकार कर दिया इस पूरे मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने। अब आठवां नैरेटिव क्या गढ़ा गया, जो ध्वस्त हो गया, आर्टिकल 370 खत्म करने के फैसले को चुनौती दी। आप सोचिए कि जिस आर्टिकल 370 को कोई सरकार सोच नहीं पा रही थी खत्म कर सकते हैं, मोदी सरकार ने जब उसको खत्म किया तो चले गए कि उसको ठीक कीजिए भाई, खत्म नहीं किया जा सकता है, उसको चुनौती दे दी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के खात्मे को सही ठहरा, बोला कि भाई संवैधानिक है, संविधान में इसका जिक्र है, व्यवस्था है, 370 को कैसे खत्म किया जा सकता है। नवा नैरेटिव, सरकार पर पेगासस के जरिए जासूसी का आरोप लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए इस मामले में। और 10वां नैरेटिव, ईवीएम हैक करने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में ईवीएम को टेम्पर प्रूफ माना। कई बार कहा गया इस पूरे मामले में कि भाई आइए और एक बार टेम्पर करके दिखा दीजिए, कोई नहीं पहुंचता है, कोई नहीं, एक नेता नहीं गया कि आइए ईवीएम लेकर आइए टेम्परिंग करवाएंगे। हमने इलेक्शन कमीशन के अधिकार को चुनौती नहीं दी थी। खैर, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है तो डिटेल देखते हैं, और क्या कहें, इसमें और कुछ कहने को बचता नहीं है। क्या कहा जाए, सर्वोच्च न्यायालय से आया है, एक बार विपक्ष की पास सारी पार्टियां बैठेंगी और उसके बाद देखेंगे कि क्या हम न्यायालय से कुछ अन्य पहलुओं पे अलग से निर्देश की गुंजाइश देखते हैं। वो लोग जो कट गए थे उस पर अपील हुई, 6000 लोग तो उनमें वैलिड मान लिए गए, और जिनका अभी अपील का फैसला नहीं आया वो वैलिड हो जाएंगे, तो उनका क्या होगा। और इसीलिए तो हमने राज्यसभा में इनके खिलाफ प्रस्ताव लाए हैं, वहाँ विस्तार से बताएंगे इस पर चर्चा। जहाँ तक सवाल है जजमेंट का, हमारी नैतिक जीत हुई है कि उन क्वेश्चन पे, उन सवालों पे अभी भी खामोश है सरकार और न्यायपालिका। पहले तो बता रहे थे धांधली हो रही है, फिर कहीं ईवीएम खराब है, उसके बाद कहीं एसआईआर से वोट काटे जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दिया, अब तो कोई न कोई बहाना और ढूंढेंगे। अब क्या हो सकते हैं भाई, अब विरोधी के ढूंढे के जमाना, बहुत कुछ ढूंढ सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो राहुल गांधी के लिए ना ये पहला मौका है, ना पहला नैरेटिव है, और ना पहला झटका है, और ना ही पहला ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला केस है जिसमें तमाचा पड़ गया। राहुल और इंडी गठबंधन के 5 ऐसे नैरेटिव आपको गिनाऊंगा जो उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ सेट कर दिया था, पूरी तरह सेट कर दिया था, लेकिन उल्टा हश्र हो गया। नैरेटिव सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक पाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में नैरेटिव टिकता है। हर बार राहुल गांधी और उनकी टीम गजब बेइज्जती झेलती है, उसके बावजूद नहीं मानते। कानून की पिच पर राहुल के मोदी विरोधी सभी एजेंडे कैसे फेल हुए, अब एक एक करके आप सुनिए। नवंबर 2016 के बाद से राहुल ने हल्ला शुरू कर दिया कि नोटबंदी मोदी सरकार का सबसे बड़ा घोटाला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि नोटबंदी का फैसला संवैधानिक है। इसके बाद राहुल ने राफेल डील का मुद्दा पकड़ लिया और कहना शुरू कर दिया कि मोदी सरकार के राफेल घोटाला किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को क्लीन चिट दी थी। जिसके बाद राहुल ने राफेल चिल्लाना बंद कर दिया। राफेल डील को जोड़कर ही राहुल ने पीएम मोदी को चौकीदार चोर कहना शुरू कर दिया। 2019 के चुनाव में राहुल ने इस बड़े चुनावी मुद्दा इसको बनाया, कोशिश की कि यह बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाए, लेकिन नतीजा क्या हुआ ये सबको पता है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चेतावनी दी और उन्हें माफी तक मांगनी पड़ी।
2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत भी हुई। इसके बाद जब 2024 का चुनाव आया तब राहुल ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया। राहुल ने कर्नाटक, हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए चुनावों में बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया। 2025 के बिहार चुनाव में राहुल ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगवाने शुरू कर दिए। लेकिन देखिए कि क्या हुआ, बिहार चुनाव भी हार गए राहुल गांधी, यानी कि जनता ने ही राहुल गांधी के नैरेटिव की हवा निकाल दी। इसके बाद जब बिहार में एसआईआर शुरू हुआ तो राहुल ने इसे वोट चोरी का नया टूल बता दिया, चुनाव आयोग को धमकाना शुरू कर दिया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल के एसआईआर वाले नैरेटिव की भी हवा निकाल दी। सुनिए कि बिहार की रैली में राहुल ने कैसे एसआईआर के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू किया। जो आपके साथ एसआईआर में हुआ, जो आपके नाम काटे गए, वो संविधान के खिलाफ काम था। मेन मुद्दा वोट चोरी का है और एसआईआर उसको अब कवर अप करने का है और इंस्टीट्यूशनलाइज करने का सिस्टम है। तो डायरेक्टली मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी जॉइंटली पार्टनरशिप बना के कर रहे हैं और इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है, भारत माता का नुकसान हो रहा है, डैमेज हो रही है भारत माता। विशेषकर राहुल गांधी जी को कहना चाहूंगा, इस निर्णय के बाद उन्हें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और अपशब्दों की भाषा छोड़नी चाहिए। अपनी विदेश यात्राओं के भुगतान संतुलन में फंसकर जो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, उस संतुलन को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर जो फैसला सुनाया है वो सिर्फ बिहार में हुए एसआईआर को लेकर सुनाया है, जबकि 13 राज्यों में एसआईआर हो चुका है, 19 राज्यों में एसआईआर होने वाला है। लेकिन इसी एक स्टेट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के खिलाफ विपक्ष के नैरेटिव की जो हवा निकाली है ना बॉस, कोर्ट के फैसलों और टिप्पणियों के लिए अगर एक लाइन में कुछ कहना हो तो यही कहा जाएगा कि आज कोर्ट ने इंडी गठबंधन के सरकार विरोधी और चुनाव आयोग विरोधी एजेंडों को छील कर रख दिया। बोलते ना छील कर रख देना, आज सुप्रीम कोर्ट ने छील कर रख दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में एसआईआर के खिलाफ दायर की गई तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जो फैसला सुनाया है वो कुल 124 पन्नों का फैसला है। इस फैसले को पढ़ते पढ़ते विपक्षी नेताओं और मोदी विरोधी गैंग की सांस फूल गई। कई नेता कैसे हाँपने लगे आगे आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट के 124 पन्नों के फैसले को मैं आपको सिर्फ 13 लाइनों में समझा देता हूं, बता देता हूं। एक एक लाइन ध्यान से सुनिएगा और देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और टिप्पणी की एक एक लाइन कैसे मोदी विरोधी गैंग के एक एक नैरेटिव को धुआं धुआं कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने लाउड एंड क्लियर कह दिया कि एसआईआर प्रक्रिया वैध है, संविधान के दायरे में है और आरपी एक्ट के अनुरूप है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी शक्तियों के तहत वोट लिस्ट एसआईआर करने का अधिकार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि चुनाव आयोग ने अपनी कानूनी शक्तियों से बाहर जाकर काम नहीं किया है। सीजेआई ने यह भी कहा कि मतदाता सूची में शामिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नागरिकता की जांच कर सकता है। यही नहीं, विपक्ष चीख चीख कर कह रहा था कि इलेक्शन कमीशन को नागरिकता जांच का कोई अधिकार नहीं है। याद है आपको कैसे विपक्षी नेता चीख रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को किसने अधिकार दे दिया कि नागरिकता की जांच करेंगे? नागरिकता की जांच नहीं करेंगे तो कैसे वोटर आईडी कार्ड को सेट करेंगे और यह तय करेंगे कि वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन आज चीफ जस्टिस ने फैसला दे दिया है कि चुनाव आयोग को नागरिकता की जांच करने का सीमित अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट पर भी खरी उतरती है और फैसले में यह भी कहा गया है कि जिस मकसद से एसआईआर प्रक्रिया की गई वो पूरी तरीके से तार्किक है। कोर्ट ने विपक्ष के उस आरोप को भी गलत बता दिया। एसआईआर की प्रक्रिया अत्यधिक या फिर असंतुलित है। कोर्ट ने कहा कि एसआईआर बिल्कुल बैलेंस है। एसआईआर की प्रक्रिया में मनमानेपन को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा का उपाय मौजूद है, यह भी कोर्ट ने आज कह दिया। कोर्ट ने इस बात पर भी मुहर लगा दी कि एसआईआर में नाम काटने की जो प्रक्रिया अपनाई गई वो नियम 21A के खिलाफ भी नहीं है। और सुनिए कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की कार्रवाई वैधानिक दायरे में आती है, यह भी कोर्ट ने कह दिया कि कान खोलकर सुन लीजिए। अब ये सुनेंगे तभी तो। एसआईआर में मांगे गए दस्तावेज तर्कसंगत मापदंडों पर आधारित है और एसआईआर में दस्तावेज मांगे जाने का उद्देश्य सिर्फ मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना है। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। मतलब विपक्ष ने एसआईआर को लेकर जितने तरह के भ्रम और दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश की थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने सब क्लियर कर दिया बॉस। सुनिए कि सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट के फैसले के बारे में क्या बताया है और बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इंडी गठबंधन को सनातन धर्म विध्वंसक क्यों बता दिया। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर के ऊपर फैसला आ गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सही है।
एसआईआर कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम है और एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन ने कराया है वो बिल्कुल ठीक कराया है। वो संविधान के अनुकूल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुकूल है, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है उसके अनुकूल है। जो एसआईआर के बारे में बहुत सारे अपवाद बताए गए थे, एसआईआर की बहुत सारी कमियां बताई गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन कमियों को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर तरीके से पूरा एसआईआर किया है। अतः सर्वोच्च न्यायालय ने इसको संविधान सम्मत माना है और चुनाव आयोग के अधिकार के अंतर्गत माना है और निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की प्रक्रिया के लिए आवश्यक माना है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन जो सनातन धर्म विध्वंसक और घुसपैठिया संरक्षक है, उसका वास्तविक चरित्र आज उठकर सामने आ गया है। आज एसआईआर के मुद्दे पर फैसला आने के बाद विपक्ष की बोलती बंद हो गई। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सबकी बोलती बंद है, मतलब समझ भी नहीं आ रहा है विपक्ष को कि क्या बोले और क्या नहीं बोले। कांग्रेस इसे अपनी नैतिक जीत बता रही है तो कन्हैया कुमार ने न्यायपालिका पर भरोसे को लेकर ही सवाल खड़ा कर दिया है। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव को 124 पन्नों के फैसले को लेकर जब सवाल पूछा गया तो हाँफने लग गए, भाई साहब हाँफने लग गए। और उन्होंने जो कहा उसे सुनकर आपको उनकी हताशा साफ साफ नजर आ जाएगी। सुनिए जरा। देश के सिस्टम के ऊपर से लोगों की विश्वसनीयता समाप्त हो जाए और ऐसी परिस्थिति में चाहे न्यायालय न्यायपालिका के लोग हों, चाहे चुनाव आयोग के लोग हों, चाहे एनडीए के लोग हों, चाहे मंत्रालयों में बैठे हुए अफसर हों, उनको यह बात गंभीरता से सोचनी चाहिए कि आप अपनी नाकामियों पर चाहे जितना झूठ का मुकदमा चढ़ा दें, चाहे जितना आप एआई से डेकोरेटेड रील बना दें, लेकिन आपकी नाकामियों के ऊपर पड़ने वाला पर्दा जगह जगह से फट गया। तो बंगाल का केस जब हियरिंग होगा तब मालूम होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द एसआईआर जो है उसको अपहोल्ड किया है, लेकिन और बहुत कुछ सेफगार्ड दिया है। तो वो पूरा जजमेंट नहीं पढ़ने से हम आपको बोलने नहीं सकते। गलत खबर सुनिए आपने। खबर ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन के एसआईआर को वैलिड और कॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है। असली खबर ये है कि अब इस देश में वोटर सरकार को नहीं चुनेंगे, सरकार वोटर को चुना करेगी। बाकी ये 124 पेज का जजमेंट है, बहुत अंग्रेज। यह विषय सिर्फ ये नहीं है कि एसआईआर पे आरोप निराधार सिद्ध हुआ, विषय उससे ज्यादा गंभीर है। आज विपक्षी दल और मुख्य विपक्षी दल, विशेषकर कांग्रेस पार्टी, उसका करार चीन में है, परिवार इटली में है, विचार का केंद्र इंग्लैंड में है, यूरोप में, और दुष्प्रचार का केंद्र अमेरिकी संस्थानों में है, और वोटरों के तार बांग्लादेश से जुड़े हैं। गजब है बॉस। सुन रहे थे योगेंद्र यादव को, कह रहे हैं कि खबर ही आपने गलत सुनी है। 124 पन्ने में यह नहीं लिखा हुआ है कि संवैधानिक अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है वोटर चुनने का, बल्कि यह लिखा हुआ है कि अब सरकार वोटर को चुनेगी। मतलब क्या क्या नैरेटिव चलता है, क्या क्या एक नैरेटिव फेल हो गया तो दूसरा नैरेटिव लेकर बैठ गए। अब सोचिए, योगेंद्र यादव जैसे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति जो हर विषय पर कहते हैं कि हम विद्वान हैं, आंदोलनकारी बनते हैं, ऐसे लोग आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, उसका मतलब ये नहीं, ये मतलब कुछ नहीं है बॉस। सुप्रीम कोर्ट को जो कहना था एकदम खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब आप समझते रहिए, जनता समझ गई। पाठशाला में अगला चैप्टर जिसमें आपको बताएंगे एक एक घुसपैठिया को देश से कैसे निकाला जाएगा। मोदी शाह का ऑर्डर अब एसपी डीएम तक पहुंच रहा है, एसडीएम तक पहुंच रहा है और एक्शन ताबड़तोड़ शुरू है। पाठशाला में स्पेशल चैप्टर बांग्लादेश बॉर्डर पर तू चल मैं आया वाला सीन बना हुआ है। बॉस, दो रिपोर्टर की आंख खोलने वाली रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे।
370, 3 तलाक और राम मंदिर के बाद बीजेपी के लिए जो मुद्दा सबसे बड़ा है वो है घुसपैठिए का। दिल्ली से कोलकाता तक, मेरठ से मुंबई तक हर तरफ घुसपैठियों का साम्राज्य खड़ा हो रहा है और वोट खोर नेताओं की टोली उसे खाद पानी देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। सिस्टम लाचार था जब तक मजबूत इच्छा शक्ति और टॉप लेवल से क्रैकडाउन नहीं शुरू होता, यह समस्या दूर नहीं होता और इस समस्या से पार पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा था। लेकिन इम्पॉसिबल नरेंद्र मोदी के बुक में है ही नहीं। मोदी सरकार में ऐसे ही सारे काम किए जा रहे हैं जो लोग कह रहे थे कि असंभव है, हो ही नहीं सकता है, कोई करके तो दिखा दे, खून की नदियां बह जाएंगी, 370 तो हटाइए। सब हो रहा है आंखों के सामने और देखते जाइए। कोई सोच रहा था कि राम मंदिर का मुद्दा सुलझ जाएगा और राम मंदिर बन जाएगा? सोचा था आपने कि राम मंदिर बन जाएगा? पहले कहते थे विपक्षी नेता और विपक्षी दल के लोग भी, भाई ये सिर्फ कहेंगे कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। और जब मंदिर बन गया तो एक नया नैरेटिव लेकर आए, बीजेपी ने बनाया क्या? तो पहले बीजेपी से क्या पूछ रहे थे कि तारीख बताइए? कुछ भी। कोई सोच रहा था कि 370 खत्म हो जाएगा? कोई सोच रहा था कि 3 तलाक एक झटके में खत्म कर देगी सरकार? इसी तरह घुसपैठ क्रैकडाउन शुरू हो गया और देश के गृह मंत्री खुद बॉर्डर प्रवास पर हैं बॉस, और एक्शन तो पूछिए मत। अभी आपको पूरा बताने वाला हूं डिटेल में कि क्या क्या एक्शन चल रहा है। मतलब गृह मंत्री देश के युद्ध स्तर पर कैसे लगे हुए हैं। बंगाल की हालत कैसी हो रखी है कि ममता बनर्जी सरकार में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना का लाभ जिन महिलाओं को मिलता था, जैसे कि लक्ष्मी भंडार योजना, इस तरह की योजना में जो 30 लाख नाम थे वोटर लिस्ट में, है ही नहीं। यह दावा बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने किया है। और सोचिए कि 30 लाख ऐसे लोग जिनका नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं है, वो राज्य सरकार की योजना में कैश ट्रांसफर बेनिफिट ले रहे थे, मौज ले रहे थे, सरकार से पैसा आ रहा था। हद है। आप सोचिए कि वोट के लिए देश की जनता का हक मार रहे थे भाई, और कह रहे थे कि घुसपैठिया कौन घुसपैठिया? अब बता रहे हैं कि घुसपैठिया कौन, खुद ही घुसपैठिया लोग भागे भागे फिर रहे हैं। खैर पहुंचा दीजिए। पीएम मोदी ने लाल किला से देश से कमिटमेंट किया और बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी हर तरफ घुसपैठियों में भगदड़ मची हुई। जो लोग अभी तक छिप रहे थे, फर्जी डॉक्यूमेंट दिखा रहे थे, या जिन्हें लग रहा था कि वो छिपकर बच जाएंगे, उन्हें समझ में आ गया है कि छिपना सॉल्यूशन नहीं है। भागने का आखिरी मौका सामने है, आराम से भागने का आखिरी मौका सामने है। अब वो भाग रहे हैं और कह रहे हैं कि हां मैं बांग्लादेशी हूं, था, मैं घुसपैठिया हूं, मुझे आराम से मेरे देश तक पहुंचा। डेमोग्राफी डिवीजन सुनकर लोगों को लगता था कि ये क्या बवाल है, क्या बात है, क्या बात कर रहे हैं आप लोग, ऐसा हो सकता है क्या? डेमोग्राफी बदल जाएगा? लेकिन पिछले 70 सालों में इसने देश का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मिजाज बदल कर रख दिया बॉस। सरकारों ने सेकुलरिज्म के नाम पर राष्ट्रीय सुरक्षा से गंभीर समझौता किया और देश की डेमोग्राफी खतरनाक होने लगी, खासकर बॉर्डर के इलाकों की। उसके बाद मोदी शाह एक्शन मोड में आए। अब डेमोग्राफी चेंज को लेकर हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, तो दूसरी तरफ बंगाल, बिहार से लेकर राजस्थान और गुजरात तक बॉर्डर सिक्योरिटी को अभेद्य बनाया जा रहा है। मतलब जो अवैध है उसे भगाओ और एक भी घुसपैठिए को आगे से अंदर मत आने दो। जो आए पहले उनको भगाइए और व्यवस्था ऐसी कर दीजिए कि कोई अंदर आ ना पाए। इस नीति पर काम चल रहा है, इस लेवल पर काम चल रहा है। कोई सोच रहा था, कोई कर रहा था, हिम्मत थी किसी में? सबसे पेंडिंग काम बंगाल में था, जहां 15 साल से इस घुसपैठ को मानने से लोग इनकार कर दे रहे थे। और लोग क्या, विपक्षी पार्टियां इनकार, वो लोग इनकार कर रहे थे जिनका ये वोट बैंक बने हुए थे। अब जो बंगाल में 15 साल में नहीं हुआ, वो 15 दिन में हो गया बॉस। देखिए, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बचे हुए हिस्से में फेंसिंग लगाने का काम फिर से शुरू हो गया है। अवैध बांग्लादेशियों को पकड़कर होल्डिंग सेंटर में पहुंचाया जा रहा है। घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट पॉलिसी लागू कर दी गई है। पीएम मोदी का मैसेज क्लियर है कि देश में जो डेमोग्राफी डिवीजन हो रहा है, उस पर अब सिर्फ रिपोर्ट नहीं आएगी, बल्कि उस पर एक्शन भी होगा। इसके लिए बिहार में काम हो रहा है, बंगाल में भी ग्राउंड पर एक्शन दिखाई दे रहा है। यूपी के सीएम योगी ने इस टास्क को पहले ही पूरा कर दिया। अमित शाह ने क्या एक्शन प्लान बनाया है, आज वो आपको बताने। लेकिन पहले बंगाल में घुसपैठियों के बीच मची भगदड़ का
एक ट्रेलर देखिए। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। सरकार अगर सख्त हो तो कानून तोड़ने वालों में कितना डर होता है, उसकी तस्वीरें पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से सामने आ रही है। सैकड़ों परिवार अपना सामान लेकर बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। वो लोग हैं जो अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। इनमें से ज्यादातर लोगों ने आधार कार्ड और वोटर कार्ड भी बना लिए थे। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि घुसपैठ करने वालों को भी समझ में आ गया है कि अब संरक्षण देने वाला कोई नहीं बचा हुआ है। कल सीएम शुभेंदु अधिकारी ने भी साफ कर दिया था कि भागना तो है ही और भागना तो पड़ेगा ही। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही कह दिया था कि अब डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने चेतावनी दे दी है कि जल्द भागो, वरना सरकार को जो करना है वही करेगी। अब बांग्लादेशी घुसपैठियों में इसलिए भगदड़ मची हुई है क्योंकि बंगाल में एक के बाद एक होल्डिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद के बाद अब सिलीगुड़ी में कम्युनिटी हॉल को होल्डिंग सेंटर में तब्दील किया जा रहा है। जो लोग होल्डिंग सेंटर में रखे जा रहे हैं उनके दस्तावेज वेरीफाई किए जा रहे हैं, जिसके बाद उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। होल्डिंग सेंटर में पुलिस का सख्त पहरा है, सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। हमारी संवाददाता पूजा मेहता मौके पर, ग्राउंड पर पहुंची। देखिए कैसे आंख खोलने वाले वहां की जो रिपोर्ट है वो सामने आई। पश्चिम बंगाल सरकार ने आदेश दे दिया है कि अगर पश्चिम बंगाल में कोई भी रोहिंग्या या फिर बांग्लादेशी नागरिक जो अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल में रह रहा है तो उन्हें डिपोर्ट करने से पहले इसी तरीके के होल्डिंग सेंटर्स में रखा जाएगा। हमारी मौजूदगी फिलहाल मुर्शिदाबाद के उसी होल्डिंग सेंटर के अंदर है और इसी 3rd फ्लोर में जो है होल्डिंग सेंटर बनाया गया है। और आप देखिए यहाँ पर बैरिकेड है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया जो है लिखा हुआ है, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है और ऊपर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। आप देखिए यहाँ पर और भी पुलिसकर्मी आपको दिखेंगे, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है तो किसी को भी ऊपर जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि 19 लोग हैं, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे, जिनको इन होल्डिंग सेंटर में रखा गया है। सारे के सारे जो है बांग्लादेशी नागरिक हैं और उन्हें मुर्शिदाबाद के किसी न किसी इलाके से गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते हैं कि यहाँ पर पुलिस के अलावा भी एक मेडिकल टीम है जो उनका ध्यान रखेगी और साथ ही टॉयलेट से लेकर पीने के पानी तक और साथ ही खाने पीने का तमाम इंतजाम यहाँ पर किया गया है। एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल के अंदर डिटेक्ट और डिलीट का काम चल रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ डिपोर्ट और ब्लॉक की पॉलिसी के तहत बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम भी जारी है। दरअसल घुसपैठ को स्थायी रूप से रोकने के लिए कड़े और बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। पहले फेज में 27 किलोमीटर जमीन का मालिकाना हक सीधे तौर पर बीएसएफ को सौंप दिया गया है। बांग्लादेश बॉर्डर इलाके में फेंसिंग यानी कि बाड़ लगाने के लिए 43 एकड़ जमीन बीएसएफ को दी गई। भारत की बांग्लादेश से 4097 किलोमीटर की सीमा लगती है। इसमें पश्चिम बंगाल से 2217 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। इसमें 1600 किलोमीटर पर पहले ही बाड़ लगाई जा चुकी है, लेकिन पिछली ममता सरकार के ढुलमुल रवैये और भूमि अधिग्रहण न होने के फैसले की वजह से लगभग 550 किलोमीटर का हिस्सा खुला रह गया था, जिसे अब शुभेंदु सरकार बंद कर रही है। इसमें भी कुछ हिस्सा ऐसा भी है जिनकी जो बाड़बंदी है वो नहीं हो सकती है। वो बेहद दलदल वाला इलाका है और दलदली जमीन है। लेकिन जहां यह काम हो सकता था वहां पर युद्ध स्तर पर काम शुरू हो चुका है। देखिए कि जलपाईगुड़ी के चांगरा बांधा में फेंसिंग लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। यहां पर पिलर की मार्किंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि यहां पर फेंसिंग में जेवर वायर होंगे, यानी तार में बिजली का करंट भी दौड़ेगा। और इसी तरह से कूच बिहार में भी बॉर्डर एरिया में नाप जोख शुरू की जा चुकी है। स्थानीय लोगों को भी फेंसिंग के काम में खुशी नजर आ रही है। उनके दिल में और दिमाग में खुशी इस वक्त तैर रही है। भाई सब परेशान थे ना, आपको मालूम ही है। आधी रात में घर में चोरी हो जाती थी और चोरी करने वाला कहां चला जाता था पता ही नहीं चलता था। मवेशी खोलकर ले जाते थे, क्राइम करके भाग जाते थे। अब ये सब बंद हो जाएगा तो लोग खुश नहीं होंगे क्या? लेकिन जब फेंसिंग हो रही है तो हंगामा भी हो रहा है। करीब 6 दिन पहले कूच बिहार में 3 बीघा कॉरिडोर इलाके में विवाद हो गया था और बांग्लादेश की बीजीबी और स्थानीय बांग्लादेशी नागरिकों ने बीएसएफ के फेंसिंग के काम रोकने की कोशिश की थी। विजुअल ऐसे आए कि लाठी भाला लेकर बांग्लादेशी आ गए थे। लेकिन इन्हें समझना चाहिए कि एक तो कोई इलीगल काम नहीं हो रहा है और दूसरा लाठी भाला से डरने वाला टाइम अब रहा नहीं है। भाई अपनी जान बचाओ, ये बीएसएफ वालों को फ्री हैंड है। देश की सुरक्षा के सामने कोई आएगा तो उसे ठोक दिया जाएगा और इसीलिए शांति से जो हो रहा है उसे होने दो, ज्यादा बदमाशी मत करो। हालांकि बीएसएफ ने पूरे मामले को संभाल लिया और अब दोबारा इस इलाके में फेंसिंग लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। 3 बीघा कॉरिडोर
इलाके में हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट आप देखिए। ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं ये पूरा अनफेंस्ड इलाका है। ये पूरा आप देखें ये पूरा बॉर्डर जो है ये पूरा एक तरीके से हम कहें तो बीएसएफ यहाँ पर लगातार चौकसी करती है। और जो सामने आप पिलर देख रहे हैं ये दरअसल वो 0 पॉइंट है, उसके बाद से पूरा बांग्लादेश का जो हिस्सा है वो शुरू हो जाता है। आप सोचिए कितनी आसानी होती होगी बांग्लादेश के लोगों को यहाँ पर आने के लिए, इलीगल लोगों को यहाँ पे आने के लिए। आप भी यहीं रहते हैं? हम तो एक ही घर है, भैया है। भाई है तो ये जमीन पहले क्यों नहीं दिया जा रहा था? आप लोग दे रहे हैं, ये बांग्लादेश का हिस्सा है आगे चल के। नहीं तो इंडिया है जो थोड़ा देर वो बाद में वो बाजार का उधर वो बांग्लादेश है। तो वहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? इधर तो पहले जाना आना का था, बैरिकेड नहीं था जब। अभी तो जो बैरिकेड बना है वो माने रेडीमेड, हाँ अभी तो थोड़ा बंद हो गया। अभी जाने आने का कोई पहले लोग बहुत संख्या में पहले जाता था, अभी नहीं है। चौकसी बढ़ा दी गई। हाँ अभी जो बैरिकेड होगा अच्छा होगा, हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। आप चाहते हैं फेंसिंग हो? हाँ फेंसिंग हो हम लोग चाहता है। तो जमीन आप लोगों ने दिया है? हाँ देता है, तो सारे आदमी दे दिए। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये इतने साल बाद आप लोग जमीन दे रहे हैं, पहले क्या जमीन नहीं मांगा जा रहा? तो इधर माने बैरिकेड होने के बाद नहीं था पहले, अभी हुआ, अभी देता है आदमी लोग। बॉस, बांग्लादेश के बॉर्डर से सिर्फ अवैध घुसपैठी नहीं होती थी, बड़े पैमाने पर स्मगलिंग और तस्करी भी हो रहा था। अभी बकरीद पर एक एक जानवर उधर टप जाता तो उसकी कीमत दोगुनी हो जाती, लेकिन अब पिन ड्रॉप साइलेंस है। आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से सबसे ज्यादा घुसपैठ मालदा और मुर्शिदाबाद के रास्ते होती है। यहां की नदी घाटियों और खुले इलाकों का इस्तेमाल अवैध रूप से सीमा पार करने के लिए किया जाता रहा है। इसके अलावा उत्तर 24 परगना, नादिया और दक्षिण दिनाजपुर भी संवेदनशील इलाके माने जाते हैं। इन जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा घनी आबादी वाले क्षेत्रों और बाजारों से होकर गुजरती है और यही वजह है लगातार हो रही घुसपैठ का असर यह हुआ कि बंगाल सहित कई प्रदेशों में डेमोग्राफी भी बदल गई। आप केंद्र सरकार ने देखिए कि केंद्र सरकार की तरफ से जो बातें कही जा रही थी उसमें लोग कह रहे थे कि झूठे मुट्ठे में सब चल रहा है, झूठे मुट्ठे में चल रहा था। अब केंद्र सरकार ने देश की आबादी में हो रहे इस असामान्य बदलाव की स्टडी के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया, क्योंकि बहुत जरूरी हो गया था ये। इस हाई लेवल कमेटी की घोषणा पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से की थी, आपको याद होगा। यह कमेटी पता लगाएगी कि कहां आबादी अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हर स्तर पर आबादी में बदलावों को रिपोर्ट बनाई जाएगी और आबादी बढ़ने वाले क्षेत्रों में सीमित संसाधनों से अतिरिक्त दबाव कम करने के लिए नीतियां बनेंगी। साथ ही भविष्य में सीमा सुरक्षा मजबूत करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे और नागरिकता नियमों को कड़ा करने के लिए कानून लागू किए जा सकते हैं। अवैध घुसपैठ के बाद कैसे कुछ इलाकों में डेमोग्राफी बदल रही है ये देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। मई 2024 में पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक रिसर्च पेपर जारी किया था जिसका शीर्षक था शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज अक्रॉस कंट्री एनालिसिस 1950 टू 2015, यानी कि 1950 से 1915 के बीच। रिपोर्ट के मुताबिक 1950 से 2015 के बीच कुल आबादी में हिंदू आबादी 7.82% कम हो गई और इसी दौरान मुस्लिम आबादी 9.84% से बढ़कर 14.09% हो गई, जबकि ईसाई 0.12% और सिख 0.61% बढ़े। असम के पूर्व राज्यपाल एसके सिन्हा ने 1998 में अवैध घुसपैठ पर एक रिपोर्ट तैयार की थी। बॉस, रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश से घुसपैठ से असम के कई सीमावर्ती जिलों में मूल निवासी अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। 2003 में सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज ने भी अवैध घुसपैठ पर एक रिपोर्ट दी थी जिसके मुताबिक 1951 में बंगाल में मुसलमानों की हिस्सेदारी 19.5% थी, जो 2011 में 27% हो गई। बॉस, आप सोचिए कि कितना कुछ बदल गया। लेकिन बंगाल के पश्चिमी जिलों बांकुड़ा और पुरुलिया में यह स्थिर या फिर धीमी बढ़ी, जबकि बांग्लादेश सीमा से सटे जिलों में औसत से दोगुनी तिगुनी रफ्तार में यह आबादी बढ़ गई। बिहार के किशनगंज में 1951 में मुस्लिम आबादी 40% थी, 2011 में 68% हो गई। वहीं कटिहार, पूर्णिया और अररिया में भी मुस्लिम आबादी 11 से 12% तक बढ़ गई है। आप सोचिए कि कितना कुछ बदल गया। ये लोग कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं बदल रहा है, बदल रहा है। पाठशाला में अब सवालों के घेरे में फंसी सीबीएसई का चैप्टर। पहले नीट, अब सीबीएसई भी फेल। देश के सामने इस परीक्षा संकट का स्थायी हल क्यों नहीं? सीबीएसई की कॉपी में स्कैनिंग से लेकर बीच का पेपर तक गायब हो गया। यह किसने किया, छात्रों को जवाब कौन देगा?
आमतौर पर यह माना जाता है कि एक परीक्षा एक बच्चे का पूरा जीवन बदलने की ताकत रखती है। इसके लिए वो पूरे साल दिन रात मेहनत करता है ताकि उस एक परीक्षा के जरिए भविष्य की दिशा तय हो सके। लेकिन जब यह पता चल जाता है कि जिस परीक्षा की वो तैयारी कर रहा था वो या तो लीक हो चुकी है या फिर जिस परीक्षा के भरोसे वो अपना भविष्य तय करने वाला था उसके नतीजे ही गलत जारी कर दिए गए हैं, यानी कि सिस्टम की एक गलती लाखों बच्चों के भविष्य पर एक झटके में पानी फेर सकती है। पहले नीट, अब सीबीएसई। लाखों बच्चे और उनके मां बाप पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक चलेगा ये सब। नीट पेपर लीक के बाद अब सीबीएसई की रिजल्ट प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा देने वाले लाखों स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट को देखकर हैरान और परेशान हैं। यानी कि जिसके 90 से 95 नंबर आने वाले थे उसके 70 से 75 नंबर ही रह गए, टिक गए 70 से 75 पर। जिसने 100% प्रश्नों के उत्तर दिए उसके 60% प्रश्नों को चेक ही नहीं किया गया। किसी की आंसर शीट ही बदल गई, गायब हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर चौथे छात्र ने अपनी स्कैनिंग कॉपी मांगी है। सीबीएसई के नए सिस्टम की नाकामी की वजह से छात्रों का सब्र टूट रहा है, उनकी आंखों में आंसू हैं और भविष्य को लेकर मन में गहरी चिंता है। इसमें कोई नई चीजें नहीं है, बस हार्ड कॉपी ऑफ आंसर बुक के जगह पर स्क्रीन पर टीचर्स का एवोल्यूशन है। रिजल्ट का प्रदर्शन बच्चों ने जो लिखा है, जो उनके परफॉर्मेंस रहे उसके अनुसार ही बोर्ड ने रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। इसमें ओएसएम कहीं भी कोई फैक्टर नहीं है। Why and by whom was COEMPT given the CBSE contract? If we could figure out in 30 seconds that this company earlier had a different name, why didn't the CBSE figure this out? आप सोचिए कि सीबीएसई को देश का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा बोर्ड माना जाता है। इसके ऊपर देश भर के लाखों बच्चों के मूल्यांकन की जिम्मेदारी है। आज उस सीबीएसई को देश के छात्र और उसके माता पिता भर भर कर कोस रहे हैं, शक भरी नजरों से देख रहे हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ सीबीएसई भी दबी जुबान से मान रहा है कि उससे गलती हुई है। सीबीएसई की दलील है कि तकनीकी खामियों की वजह से यह परेशानी सामने आई है। इसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूं, लेकिन पहले यह देख लीजिए कि सीबीएसई की तकनीकी खामी आज कितने बच्चों पर भारी पड़ गई। सीबीएसई के मुताबिक इस बार 12वीं की परीक्षा में 17,68,962 छात्र बैठे थे, जिनमें से 4,04,319 यानी कि 22.85% छात्रों ने आंसर शीट की स्कैन कॉपी मांग ली है। बोला कि दिखाइए, विश्वास नहीं हो रहा है कि जो नंबर आया है और जो पेपर देने के बाद आकर हमने चेक किया था कितने नंबर आएंगे, विश्वास नहीं हो रहा है। सोच रहे हैं आप 22.85 मतलब करीब 23% छात्रों ने आंसर शीट मांग लिया। इन छात्रों ने कुल 11,31,961 आंसर शीट मांगी है। 26 मई की शाम तक करीब 9 लाख आंसर शीट भेजी गई। पिछले साल के मुकाबले इस बार यह संख्या 4 गुना ज्यादा है। इसके अलावा सीबीएसई की वेबसाइट में तकनीकी खराबी से कई आवेदक और आवेदन अटके हुए। दावा किया गया है कि पेंडिंग आवेदन 27 मई तक पूरे कर लिए जाएंगे। कई रिपोर्ट्स में यह भी बात सामने आई है कि इस बार कई टीचर्स ने ब्लर कॉपी ही जांच दी, जबकि उनके पास रिजेक्ट का ऑप्शन तक था। लेकिन ज्यादा मेहनत कौन मेहनत करे? थोड़ा कम नंबर ही आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। मेहनत से बचने के लिए कैसे टीचर्स ने इस ऑप्शन का इस्तेमाल ही नहीं किया, गए ही नहीं इस पर। मतलब सोचिए कि छात्रों का भविष्य भले ही ब्लर हो जाए, लेकिन टीचर जिनके पास ऑप्शन था उनमें से कई ने ब्लर कॉपी जांच दी। जरा सोचिए, जब इन टीचर्स ने 10वीं और 12वीं पास की होगी और उनकी कॉपी के साथ कोई ऐसा ही करता तो उनकी क्या हालत होती। अपने बारे में नहीं सोचा क्या आपने? अरे आप लोगों पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स, और आपने ब्लर कॉपी देख ली। लेकिन ये कौन सोच रहा है? कोई नहीं सोच रहा है। सिर्फ वो सोच रहा है जिसने पेपर दिया, और सिर्फ वो सोच रहा है जिसके घर के बच्चों ने पेपर। बहुत से बच्चों की यह भी शिकायत है कि पूरा पेपर करने के बाद भी उनकी आधी अधूरी कॉपी चेक हुई। मैं आपका नंदिनी। कहाँ से आई? एंड्रयूजगंज। अच्छा, क्या बोल रहे हैं ये? बोल रहे हैं कि जो ऑनलाइन रिजल्ट दिखा रहा है उसमें कुछ भी लिखा रहा है, उसकी प्रिंट आउट निकलवा के लाओ उसका, तब हम देखेंगे, आगे बात करेंगे। और मेरे टीचर, जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा था बस एडमिट कार्ड लेके आना है। तो ये मना कर रहे हैं? हाँ, इन्होंने बोला पहले प्रिंट आउट लेके आओ फिर आगे देखेंगे। आपने मतलब बताया कि मैं अपना खोलना चाह रही हूँ रिजल्ट? हाँ, मैंने बताया है कि मेरा खोल नहीं रहा है रिजल्ट। कह रहे जो दिखा रहा है उसमें उसका प्रिंट आउट लेके आओ। पता भी नहीं है कि आपके कितने मार्क्स आए, क्या है? नहीं, बिल्कुल। क्या सब्जेक्ट थे आपके?
सीबीएसई के रिजल्ट को लेकर उठे विवाद ने अब सियासी रंग भी ले लिया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने ओएसएम सिस्टम पर सवाल उठाते हुए स्वतंत्र जांच और एसआईटी गठन की मांग की। The company that did the OSM for your exam was actually called Globarina. Globarina has carried out this scam twice before in Telangana. Once in the board exam in Telangana in 2019 and after that again in Telangana in 2023. The same OSM based errors were responsible for the death by suicide of 23 young Indians in Telangana. अब सवाल यह है कि इस सीबीएसई से इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई जिसकी वजह से हर कोई परेशान है। दरअसल इस बार सीबीएसई ने ओएसएम यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से कॉपी चेक करवाई है। यह एक डिजिटल इवोल्यूशन यानी कि डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया है जिसके जरिए शिक्षक कंप्यूटर या फिर टैबलेट स्क्रीन पर छात्रों की कॉपी की जांच कर सकते हैं। इसके जरिए छात्रों की फिजिकल कॉपी को डिजिटल पीडीएफ में स्कैन किया जाता है। इसमें छात्रों की पहचान छिपाने के लिए उनके नाम, रोल नंबर को डिजिटल रूप से छुपा दिया जाता है। कॉपी चेक करने वाले टीचर ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करके स्क्रीन पर उत्तर पढ़ते हैं और डिजिटल पेन या फिर माउस की मदद से मार्क्स दे देते हैं। इसके बाद ऑटो टोटलिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है जिसमें सिस्टम खुद अंकों को जोड़ता है। इससे टोटलिंग में होने वाली मानवीय गलतियां खत्म हो जाती हैं। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता और तेज स्पीड से रिजल्ट घोषित करना था। इसके अलावा कॉपियों को परीक्षा सेंटर से लाकर सीबीएसई के सेंटर पहुंचाने में बहुत लंबा समय लगता था। इसमें ट्रांसपोर्ट की लागत और समय बढ़ जाता था। लेकिन नए ओएसएम सिस्टम में शिक्षकों ने अपने ही स्थान पर रहकर कॉपी चेक की। लेकिन अब यह बात सामने आई है, यह तकनीक पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई, इसलिए बहुत से बच्चे परेशान हैं। पहली बार जब वो उत्तर पुस्तिका ले लेते हैं और उसको देखते हैं तो हम उनके जो इश्यूज होंगे वो दो पार्ट में बांटेंगे। एक तो ये कि उनका मूल्यांकन सही हुआ या नहीं हुआ। उनको लगता है कि उनको प्रश्न पर 2 नंबर मिलने चाहिए तो 1.5 मिला है या 1 मिला है तब। और दूसरा इस तरीके का कि जो आंसर बुक उनको दी गई है वो उनकी है या नहीं है, उसकी स्कैनिंग सही है या नहीं है, ठीक है, उसके साथ बी कॉपी या सप्लीमेंट्री आंसर बुक जो है वो लगी है या नहीं लगी है। ये चीज़ें उनको देखनी होंगी। अब जब वो देखेंगे तो हमारे सिस्टम में इन सब बातों के लिए स्पेस होगा। वो जो भी बात कहना चाहते हैं उस बात को वहां पर सीधे रूप से लिखेंगे, छोटे रूप से लिखेंगे, जिससे कि सीबीएसई की टीम जो है उन्होंने जो कहा है उसको देखेगी और उस पर कार्रवाई करेगी। सीबीएसई को अब समझ में आ रहा है कि जब रायता पूरी तरीके से फैल गया है कि भाई गलती हो गई। अरे भाई, ये अलर्टनेस पहले दिखाई होती तो आज ये हो जाता क्या? सैकड़ों बच्चों, लाखों बच्चों की भविष्य के साथ जो खिलवाड़ की बात सामने आने, जो सवाल उठ रहा है, उठ जाता क्या? जिस नए ओएसएम ऑन स्क्रीन मार्किंग पर बड़े बड़े दावे कर रहा था सीबीएसई बोर्ड, उसे देखकर ऐसा लगता है कि सिस्टम फेल हो गया। सीबीएसई ने आधी अधूरी तैयारी के साथ नया सिस्टम उतार दिया जो पास होने के बजाय फेल हो गया। आप देखिए कि कैसे एक ओएसएम ने लाखों बच्चों के भविष्य को हिलाकर रख दिया। ओएसएम की तकनीकी खामियों की वजह से बहुत से शिक्षकों को कॉपी की स्कैन पीडीएफ धुंधली मिली, जिसकी वजह से सही लिखे जवाब नजर नहीं आए या फिर अंक कम दे दिए गए। सीबीएसई के मुताबिक करीब 98 लाख आंसर शीट में से 13,000 से ज्यादा पढ़ने लायक थे ही नहीं। इन्हें बाद में मैन्युअली चेक किया गया। इसके अलावा हजारों आंसर शीट को दोबारा स्कैन करना पड़ा। कुछ पेजों के जवाब पूरी तरीके से चेक नहीं हुए, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग गायब मिली या कुल अंकों में गड़बड़ी मिली। खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे विषयों में शिकायतें ज्यादा आई। कॉपी चेक करने वाले कई शिक्षकों का कहना है कि उस दौरान सर्वर डाउन और आंसर बुक गायब होने की दिक्कत भी सामने आई थी। और इस पूरी प्रक्रिया में ट्रेनिंग भी बड़ा एक मुद्दा रहा। कई शिक्षक कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से पूरी तरह से सहज नहीं थे, जिसकी वजह से लॉगिन, ओटीपी और सिस्टम ग्लिचेस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा उन्हें। और बहुत से छात्रों का यह भी आरोप है कि उनकी आंसर शीट ही बदल दी गई। लेकिन सीबीएसई के कई अधिकारी सिस्टम की खामी को मानने को तैयार नहीं। पहले नीट का हुआ धांधली और अब सीबीएसई के अंदर इवैल्यूएशन प्रोसेस में इतनी बड़ी धांधली निकल के आई है। पूरे देश के अंदर 12वीं के बच्चे, लाखों बच्चे इतने ज्यादा स्ट्रेस में हैं, इतने ज्यादा डिप्रेशन में हैं, उनके माँ बाप बुरी तरह से डिप्रेशन में हैं। बच्चे मांग कर रहे हैं कि रिवैल्यूएशन का प्रोसेस जो है, जो बच्चे रिवैल्यूएशन मांगे उनका मैनुअल रिवैल्यूएशन करवाया जाए। नंबर 2, रिवैल्यूएशन की फीस माफ की जाए। नंबर 3, ये ओएसएम का प्रोसेस पूरा खारिज किया जाए। ओएसएम फुल प्रूफ सिस्टम है और जो भारत सरकार का डिजिटल इंडिया कंसेप्ट है,
चूँकि विकसित भारत का भी लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो उसके लिए OSM एक अच्छी पहल है और 100% ट्रांसपेरेंसी है और पूरे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए इट इज़ ए करेक्ट फॉरम। आपने नोट किया होगा कि माता पिता ये टीचर अपने बच्चों से कहते हैं कि परीक्षा की तैयारी अच्छे से करो तो नतीजा भी अच्छा आएगा। ये बात CBSE पर भी लागू होती है। अरे भाई, आपने तैयारी अच्छे से की होती तो नतीजा ये नहीं आया होता ना। आपने तैयारी अच्छे से की नहीं और आधी अधूरी तैयारी के साथ नए सिस्टम को लेकर मैदान में उतर गए, उसे तो फेल होना ही था। लेकिन अभी भी देरी नहीं हुई है। जल्द से जल्द इन बच्चों की कॉपी ठीक से चेक करके नतीजे जारी किए जाएं ताकि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। पाठशाला में अब अगला चैप्टर। मॉनसून रास्ते में अटक गया, बारिश भी देरी से, तो गर्मी में आगे क्या होने वाला है? पंखा, कूलर, AC सब फेल। पेरिस, लंदन में यूपी के बांदा टाइप हीट वेव, ट्रेनों में सांस लेना दूभर, रिकॉर्ड तोड़ मौतों से हाहाकार मच गया। लगता है इस बार गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ने के मूड में है। यूपी के बांदा में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, लेकिन जिस तरह से आसमान से आग बरस रही है उससे यही लगता है कि इस बार 50 डिग्री पार भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 2016 वाला रिकॉर्ड टूटने के चांस हैं। 2016 में जिस तरीके से गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था, ठीक उसी तरीके से इस बार भी गर्मी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। 19 मई 2016 को राजस्थान के फालोदी में पारा 51 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो अब तक का सबसे गर्म दिन माना जाता है। गर्मी लोगों को पागल कर रही है। कुछ एक्सपर्ट से नौतपा से जोड़ भी रहे हैं, कुछ इसका कारण अलग बता रहे हैं। क्या वजह है ये मैं आज आपको बताने वाला हूं डिटेल में। लेकिन जिस तरह से हीट वेव चल रही है और अगले कई दिनों के लिए लू के थपेड़ों का अलर्ट जारी किया गया है, वो चिंता बढ़ा रहा है। इस भीषण गर्मी में AC कूलर भी लगभग फेल हो चुके हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं हीट वेव से 300 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। सरकार कितनी मौतों का दावा कर रही है, PM मोदी का गर्मी पर क्या कहना है, ये सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। और इस चैप्टर में आप देखिए कि मॉनसून के साथ इस बार क्या होने वाला है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने ऐसी बात कह दी है जो गुड न्यूज तो बिल्कुल भी नहीं है। आपके शहर में मॉनसून कब पहुंचेगा, कब मिलेगी इस गर्मी से निजात, ये सब कुछ आज आपको बताने वाला हूं।